नमस्कार साथियों, आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी हिंदी विद वीर सीवी आर में एक बार फिर स्वागत है। तो आप लोग भारत में अंग्रेज़ों का आगमन पढ़ रहे हैं, जिसके क्रम में कल हमने आप लोगों को सर थॉमस रो के आगमन के बारे में बताया। अंग्रेज़ों ने पूर्वी भारत पर किस प्रकार कब्जा किया और दक्षिणी भारत में किस तरीके से अपनी स्थिति को अंग्रेज़ों ने मजबूत किया, और साथ ही साथ हमने आपको कल जजिया कर के बारे में भी बताया था कि जजिया कर क्या होता है। जिन साथियों ने कल की क्लास नहीं देखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां जाकर के आप लोग कल की क्लास ज़रूर देख लें। और आज की ये क्लास 11वीं क्लास है, जिसमें आज आप लोग पढ़ेंगे कि सर जॉन चाइल्ड का मुगलों के साथ किस तरह से संघर्ष होता रहा और बंगाल के किस शासक ने किन किन जगहों की जमींदारी अंग्रेज़ों को दे दी और अंग्रेज़ों ने किन 3 प्रमुख बंदरगाहों पर कब्जा करके अपनी व्यापारिक स्थिति को और मजबूत किया, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी में किस कंपनी का विलय हुआ था और बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर क्या रख दिया गया, आज ये भी जानेंगे। और साथ साथ में आज हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि फर्रुखसियर का जो सुनहरा फरमान कंपनी के लिए जारी किया गया था, आखिर वो क्या था, और भारत में अंग्रेज़ों की अन्य क्या गतिविधियां रहीं, इन सारी चीज़ों पर आज हम बात करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी साथियों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उसे सबसे पहले देख सको। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने कल आपको बताया था कि वर्ष 1661 में जब ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय ने एक पुर्तगाली राजकुमारी के साथ, कैथरीन के साथ विवाह किया, तो इन्हें दहेज के रूप में मुंबई दिया गया था। और जब चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में मुंबई मिला तो इन्होंने इस मुंबई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर अंग्रेज़ों को अर्थात कंपनी को दे देते हैं। और 3 लोगों की देखरेख में, एक व्यक्ति हैं गेराल्ड अंगियार, जॉर्ज ओसेनडेन और चार्ल्स क्या यहाँ जॉन चाइल्ड, ये 3 व्यक्तियों की, इनकी देखरेख में मुंबई की बहुत ज़्यादा समृद्धि हुई, मुंबई विकसित हुआ, मुंबई की समृद्धि हुई। और इसीलिए जब मुंबई काफ़ी समृद्धशाली हो गया, मुंबई काफ़ी विकसित होने लगा इन लोगों की देखरेख में, तो फिर होता क्या है कि 1687 की बात है, जो कंपनी का मुख्यालय था, इस मुख्यालय को, ये पहले कहाँ था, ये सूरत में पहले था, तो सूरत से उठा करके इस मुख्यालय को मुंबई लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? मुंबई लाया जाता है। अर्थात 1687 में कंपनी के मुख्यालय को सूरत से उठा करके कहाँ पर लाया गया? मुंबई लाया गया। इसके बाद 1688 की बात है। 1688 में सर जॉन चाइल्ड ने क्या किया कि मुंबई और पश्चिमी तट पर जो भी मुगलों के बंदरगाह थे, उन पर इसने घेरा डाला
अर्थात उन बंदरगाहों की घेराबंदी की, और जो लोग मक्का की यात्रा पर जा रहे थे, हज यात्रा के लिए जा रहे थे, उनको सर जॉन चाइल्ड ने अरेस्ट करने की कोशिश की, उन्हें बंदी बनाने की कोशिश की। और जब ये खबर औरंगजेब को प्राप्त होती है, औरंगजेब को ये खबर मिलती है, ये सूचना मिलती है, तो औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से बाहर करने का भी आदेश जारी कर दिया था। लेकिन वर्ष 1600 इधर 1691 में औरंगजेब ने कुछ रुपयों के लालच में, कह सकते हैं कि कुछ राशि वार्षिक के एवज में क्या किया कि बंगाल के क्षेत्र में कंपनी को कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। कर मुक्त व्यापार की जब अनुमति दे देते हैं औरंगजेब बंगाल के क्षेत्र में कंपनी को, तो तुरंत ही अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल के क्षेत्र में एक स्थान पड़ता है सूतानाती, वहाँ पर अंग्रेजों ने तुरंत ही इस पर कब्जा किया और यहाँ पर किलेबंदी की और यहाँ पर अपनी फैक्ट्री खोली। क्या खोली? अपनी फैक्ट्री खोली, अपना कारखाना खोला। और इधर वर्ष 1698 में इतनी बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद क्या होता है, 1698 की बात है कि 1698 में बंगाल का एक शासक है, बंगाल का शासक जिसका नाम है अजीमुल शाह। इसने क्या काम किया कि कंपनी को इसने तीन गांव की जमींदारी दे देता है ये। और वो 3 गांव कौन से हैं? एक तो है सूतानाती, एक तो यही हो गया, ठीक है। दूसरा कलिकाता और तीसरा है गोविंदपुर। इन 3 गांवों की जमींदारी अजीमुल शाह ने कंपनी के अधिकारियों को दे दी और यहाँ से 1200 रुपये तक का कर वसूलने की इनको शक्ति दे दी कि लोग 1200 रुपये तक का राजस्व वसूल सकते हैं। और इन्हें यहाँ लिख लीजिए, और इन्हें 1200 रुपये तक का राजस्व वसूलने की शक्ति दे दी। हालांकि अब अगर देखा जाए तो इस समय तक कंपनी 3 प्रमुख व्यापारिक बंदरगाहों पर कब्जा कर चुकी थी। पहले हमने आपको बताया था कि मद्रास पर भी कब्जा हो चुका था, इसके बाद मुंबई पर कब्जा कर लिया था जब मुंबई उनको दहेज में मिला था। इसके बाद 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर लेकर के इन्होंने मुंबई पर भी कब्जा कर लिया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कलिकाता पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। और कलिकाता, इसे कोलकाता इस समय कहते हैं, कोलकाता। लेकिन कलिकाता का नाम जो बदला था, एक व्यक्ति थे जॉब चारनाक। इन्होंने क्या किया था कि 1700 ईस्वी में इस कलिकाता का नाम बदलकर कलकत्ता रखा था। ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कलकत्ता का नाम बदलकर कलकत्ता किसने रखा था, तो जॉब चारनाक ने। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है। तो इसके बाद क्या होता है कि यहीं पर जो ये कलकत्ता है, कलकत्ता में वर्ष 1800 ईस्वी में एक व्यक्ति हुए वेलेजली। इन्होंने क्या किया था, कलकत्ता में एक किला बनाया जिसका नाम है फोर्ट विलियम। अर्थात लॉर्ड वेलेजली ने
वर्ष 1800 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम नामक किले का निर्माण कराया था। लेकिन 1707 के बाद 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद कोई योग्य शासक नहीं मिल पाया जो मुगल सत्ता को अच्छे ढंग से संचालित कर पाता, और इसलिए मुगल सत्ता धीरे धीरे कमज़ोर होती चली गई और इस कमजोरी का लाभ अंग्रेज़ों ने भरपूर उठाया। मुगल सत्ता की कमजोरी को देखकर अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। इसके बाद 1708 में ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक प्रतिद्वंदी कंपनी थी जिसका नाम था न्यू इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक प्रतिद्वंदी कंपनी, इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी कौन सी थी? न्यू इंडिया। इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाता है, इन दोनों कंपनियों को आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और इसका संयुक्त नाम रखा गया द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडियाज, ये नाम रखा गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में जब न्यू इंडिया, जो इसकी प्रतिद्वंदी कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, तो न्यू इंडिया को जब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मर्ज कर दिया जाता है, तो इसके बाद इस कंपनी का जो नया नाम रखा जाता है वो क्या रखा जाता है कि द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। और इसके बाद वर्ष 1833 में जो चार्टर एक्ट आया था, चार्टर एक्ट जो पास हुआ था, इस चार्टर एक्ट के माध्यम से इस कंपनी का नाम बदलकर पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? तो 1833 में इसका पुनः नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रख दिया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इसको नोट कर लो फटाफट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, इसे साफ कर दूं। इसके बाद क्या होता है कि वर्ष 1713 की बात है कि जब दिल्ली के सम्राट, दिल्ली का बादशाह फर्रुखसियर बनते हैं, और ये 1713 से 1719 तक ये दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं। इन्होंने कंपनी को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाया। अंग्रेज़ों की व्यापारिक स्थिति को फर्रुखसियर ने बहुत मजबूत किया। कंपनी को बहुत आगे ले जाने में इनका पूरा योगदान था। वर्ष 1715 में एक शिष्टमंडल, एक ब्रिटिश शिष्टमंडल ये भारत आता है, और किसकी अध्यक्षता में? इस शिष्टमंडल की जो अध्यक्षता कर रहे थे वो थे जॉन सरमन। इनकी अध्यक्षता में ये ब्रिटिश शिष्टमंडल भारत आता है, और किससे मिलने आता है? फर्रुखसियर से मिलने के लिए आता है। और इनके साथ में दो लोग और आए थे जॉन सरमन के साथ में, जिनका नाम है, एक तो थे हैमिल्टन, और ये पेशे से अगर देखा जाए ये एक सर्जन थे, और ख्वाजा सेहुर्द ये भी साथ में थे, और ये द्विभाषी थे, ठीक। अर्थात ये जो है एक से अधिक भाषाओं के ये जानकार थे। तो ये लोग
फर्रुखसियर के दरबार में आने के लिए 1715 में निकलते हैं और ये 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में पहुंच जाते हैं। ये जो शिष्टमंडल है, ये शिष्टमंडल 1717 में फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा। कब पहुंचा? 1717 में। और जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो उस समय फर्रुखसियर काफ़ी बीमार थे, एक प्राणघातक फोड़े से ये जूझ रहे थे। तो जब ये शिष्टमंडल पहुंचता है, फर्रुखसियर की इस परेशानी को जब इन्होंने देखा, चूँकि इसमें एक डॉक्टर भी थे हैमिल्टन, इन्होंने फर्रुखसियर का इलाज किया और फर्रुखसियर का इलाज करके इन्होंने उनको बिल्कुल ठीक कर दिया। और जब ठीक कर देते हैं तो फर्रुखसियर बहुत खुश होता है और खुश होकर के अंग्रेज़ों को बहुत कुछ उनको लाभ देता है और एक शाही फरमान ये जारी करते हैं फर्रुखसियर। और उस शाही फरमान में क्या है, इधर ये साफ कर दूं। तो जब हैमिल्टन फर्रुखसियर को एकदम स्वस्थ कर देते हैं तो ये सम्राट एक शाही फरमान जारी करते हैं, शाही फरमान जारी करते हैं अंग्रेज़ों के हित में, कंपनी के हित में। और इस शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। कंपनी का मैग्ना कार्टा, क्या कहा गया? मैग्ना कार्टा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंपनी का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो जो शाही फरमान फर्रुखसियर ने 1717 में जारी किया था उसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। और इसके अंतर्गत फर्रुखसियर ने क्या निर्णय लिए और अंग्रेज़ों को क्या सहूलियत दी, देखते हैं। सबसे पहली बात कि जो कलकत्ता के आसपास का जो क्षेत्र था, कलकत्ता के आसपास का क्षेत्र जिसमें हम कह सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन क्षेत्रों में कर मुक्त व्यापार करने की अनुमति दे दी। केवल और केवल 3000 रुपये वार्षिक के बदले में बंगाल, बिहार और उड़ीसा में कर मुक्त व्यापार की इनको अनुमति दे देते हैं। और यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर ये लोग इन तीनों क्षेत्रों में ये राजस्व वसूलने की भी अनुमति दे देते हैं। राजस्व वसूलने की भी अनुमति दे दी। तो पहली चीज़ इन्होंने क्या की कि कलकत्ता के आसपास के जो भी क्षेत्र, बंगाल, बिहार और उड़ीसा का जो क्षेत्र था, वहाँ पर 3000 रुपये वार्षिक के एवज में इनको वहाँ करमुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं और राजस्व वसूलने की भी इनको छूट दे देते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो इन्होंने इनके लिए सहूलियत की थी वो क्या थी कि 10,000 रुपये के वार्षिक कर के एवज में इन्होंने सूरत के अंदर कंपनी को कर मुक्त व्यापार की वहाँ पर भी अनुमति दे देते हैं। 10,000 रुपये के एवज में वार्षिक के एवज में क्या करते हैं ये कि सूरत में भी कर मुक्त व्यापार की अनुमति दे देते हैं। इतनी बात समझ में आई। और तीसरा जो इन्होंने अपना फरमान जारी किया था वो क्या था कि जो लोग ये मुंबई के अंदर जो अंग्रेज ये जो सिक्के ढालते थे, उन सिक्कों को संपूर्ण जो भी मुग़ल साम्राज्य था उसमें चलाने की अनुमति दे दी। कंपनी द्वारा ढाले गए सिक्कों को संपूर्ण मुग़ल साम्राज्य में चलाने की अनुमति दे दी। क्योंकि इन लोगों ने मुंबई में एक टकसाल लगाई थी, जिस टकसाल में ये लोग
तांबे और चांदी के सिक्के ढाला करते थे, उन सभी सिक्कों को पूरे मुगल साम्राज्य में चलाने की खुली छूट दे देते हैं। और इस फरमान से क्या होता है कि अंग्रेज़ों की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। 18वीं शताब्दी में अगर देखा जाए तो डचों की शक्ति में निरंतर ह्रास हुआ और अंग्रेज़ों की शक्ति बढ़ती चली गई और अंत में 1795 के आसपास अंग्रेज़ों ने डचों को भारत से बाहर कर दिया, जिससे इनकी शक्ति और ज़्यादा बढ़ गई और यहाँ तक कि अरब सागर और फारस की खाड़ी में भी ये लोग अंग्रेज़ों ने अपने पैरों को और मजबूती के साथ जमा लिया। हालांकि शुरुआत में अंग्रेज़ों ने भारतीय वस्तुओं का आयात किया, जिससे भारतीय दस्तकारों को लाभ पहुंचा, लेकिन अपनी प्रतिद्वंदी यूरोपीय शक्तियों को पराजित करने के बाद अंग्रेज़ों ने राजनीति में भी कदम रखना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके हितों की पूर्ति हो सके। और इस प्रकार अंग्रेज एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में उभर कर सामने आते हैं। 1764 के युद्ध के बाद, 1764 में बंगाल विजय के बाद अंग्रेज़ों की शक्ति और भी मजबूत हो जाती है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्लास को लाइक ज़रूर करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो और क्लास अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। कल फिर मुलाकात होगी एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।